आदाब नाज़रीन, आज का मुद्दा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी। आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम तबका अब जहेज के खिलाफ, शादियों में बेजा रस्म व रवाज के खिलाफ, शादियों में फिजूल खर्ची के खिलाफ बेदार हो रहा है। उलेमा बाकायदा तौर पर एक मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका आगाज़ कर दिया है। 3 रोज़ तक वर्चुअल मीटिंग में बहुत से निकात पर बात हुई है। आज उन्हीं तमाम निकात पर, मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। और अब बात आज के मुद्दे की। जहेज एक लानत है। जहेज की लालच ने कितने खुशहाल घरों को बर्बाद कर दिया। हम मसले पर, हर मसले पर हम दीनो ईमान की दुहाई देने लगते हैं, लेकिन जहेज लेते वक्त क्यों नहीं हम दीनो ईमान की दुहाई देते? क्यों अपना दीन भी भूल जाते हैं और ईमान भी भूल जाते हैं? जहेज के साथ साथ शादियों में बढ़ा चढ़ाकर खर्च करना, अपने बच्चों की शादियों में अपनी हैसियत का मुजाहरा करना, कौन सा ईमान है, कौन सा दस्तूर है? नतीजा ये होता है कि गरीब की बेटी घर बैठी रह जाती है, कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता और उसकी उम्र निकल जाती है। अब इस लानत को मिल्लत से ख़त्म करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुहिम शुरू की है। बाकायदा 3 रोज़ तक वर्चुअल मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अगर ये मुहिम मिल्लत में असर पैदा कर गई तो किसी गरीब की बेटी जहेज की वजह से घर नहीं बैठी रहेगी, बेजा रस्म व रवाज का खात्मा होगा। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शादी को आसान बनाने, फिजूल रस्म रवाज पर रोक लगाने और खास तौर पर जहेज की रिवायत और बेटियों पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए मुहिम शुरू की है। बोर्ड सेक्रेटरी मौलाना उमर इस मुहिम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के उलेमा और समाजी कारकुनान के साथ मीटिंग करके मुहिम की शुरुआत की है। मौलाना उमर के मुताबिक इन रियासतों के अलावा दीगर रियासतों में काम कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। इस मुहिम में ये भी तय किया गया है कि जिस शादी में जहेज के लिए जबरन लेन देन होता है उसमें उलेमा और काजी शामिल न हों। ये कदम बेटियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। ये तमाम निकात पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 3 रोज़ा वर्चुअल मीटिंग में फैसला हुआ। ये तमाम बातें बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली भी दोहराते हैं। कोई ना अपनी बच्ची को जहेज दे, ना अपने बेटे के निकाह में जहेज का मुतालबा करे, बल्कि बेटियों को जो विरासत में शरीयत ने हिस्सा दिया है वो बेटियों को हिस्सा देने को यकीनी बनाया जाए और जितनी भी गैर इस्लामी और गैर इंसानी रस्म रवाज है उसका खात्मा किया जाए, जिससे कि करीब से करीब लोग भी अपने बच्चों की शादियां आसानी के साथ कर सकें। पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर राबे हसन नदवी ने भी इस सिलसिले में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करें, इस्लामी तालीमात को अपनाकर कामयाबी और खुशहाली हासिल करें। उलेमा ने अपील की है कि शादी को आसान बनाएं, बड़े होटल्स और महंगे वेडिंग हॉल्स में शादी तकरीब न करें, इस्लामी तालीमात के मुताबिक शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची से रुकें, किसी भी दिखावे में न आए। देर ही सही, लेकिन अब कौम मिल्लत बेदार हुई है। 21वीं सदी में अगर इस तरह की पहल हुई है तो यकीनन इसके मुस्बत नताइज भी सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्जियाकार डॉक्टर एमएच खान साहब, सोशल एक्टिविस्ट इकरा कुरैशी जी। फ़ोन पर हमारे साथ होंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन डॉक्टर ज़हीर काजी साहब। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। एमएच खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, हर मुद्दे पर सर आप बेबाकी से राय रखते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि क्या
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस मुहिम का आगाज़ किया है ये कामयाब हो पाएगी, या जैसा कि हिंदुस्तानी समाज में होता है कि हर चीज़ का आगाज़ बड़े तौर पर होता है लेकिन वो नाकाम साबित होता है? देखिए मेहदी साहब, मैं कहता हूँ कि ये राय दुरुस्त है। ये कदम अगर उन्होंने उठाया है तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए सवाल इस बात का है कि अगर जैसे सवाल आया कि जबरदस्ती दहेज, ये 1% करीब होता है, 0.5% से ज्यादा नहीं होता है। बाकी दहेज जो अपने मन से देते हैं, और उलेमा और निकाह करने वाले हाफिजी या मौलाना या कारी साहब बैठ के उसमें निकाह कराते हैं, इससे इनकार नहीं किया सकता। देखिए किसी चीज को अमल में लाने के लिए पहले तो अपने किरदार को ठीक करना पड़ेगा। आप होटलों को मना कर रहे हैं तो आप जाइए मत। आप अगर ये कह रहे हैं तंजीम चलाइए तो आप उसमें बिल्कुल ना जाइए। पहले पता कर लीजिए कि हाँ इसमें दहेज कितना दिया गया, कार दी जा रही है, मोटरसाइकिल दिया जा रहा है, क्या क्या दिया जा रहा है। सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए अगर कोई निकाह के लिए आपको बुलाता है तो आप जाइए, वरना आप टोटल साफ साफ बात कहिए कि हम बाइकाट करेंगे, हम ऐसे निकाह में नहीं जाएंगे। आपकी कौम पढ़ी लिखी नहीं है और आप जिम्मेदारी आपकी है कि कौम को बताइए कि ये दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप इसको कहते हैं। लड़की की जिंदगी, एक बच्चे की मार भी लोगों ने दहेज मारना शुरू कर दिया। तो ऐसे क्या कर सकते हैं? पहले तो उलेमा लोग अपने अपनी बातों को अमली जामा पहना है। आप किसी तकरीब में, किसी भी शादी ब्याह में न जाए जहां भीड़ भड़का बहुत तेज हो। मैं तो देखता हूँ 50-50 लाख की गाड़ियों, बड़े मौलाना जो हैं वो छोटे लोगों के निकाह में नहीं जाते, बड़े लोग जाते हैं जहाँ 50 लाख की, 1 करोड़ 2 करोड़ की शादियां होती है उसमें जाते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सर आपसे और भी गुफ्तगू करेंगे। इकरा कुरैशी जी भी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैडम, आपको क्या लगता है कि ये मुहिम कामयाब होगी या फिर ठंडे बस्ते में चली जाएगी चंद रोजों के बाद? नहीं, उम्मीद तो है इस बार। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कामयाब हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत शिद्दत से लगना पड़ेगा। और मैं तो इसमें ऑलरेडी लग चुकी हूँ, मैं उसके बारे में शेयर करना चाहूंगी, खासतौर से आयशा आरिफ के केस के बाद। और मेरा मेन फोकस रहेगा देने वालों पर, लेने वालों पर नहीं। और मैं इसमें बहुत तेजी से काम मैंने शुरू कर दिया है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये स्टेप उठाया है ये बहुत जरूरी था। और हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट अगर उसका पार्ट बन सकते हैं तो मैं तैयार हूँ इसके लिए। और मेरा जो अभी डिस्कशन हम आगे करेंगे, जाहिर सी बात है, मेरा फोकस रहेगा देने वालों पर। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ जहीर काजी साहब भी जुड़ गए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन है, मेंबर हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक बहुत अच्छी पहल हुई है, बहुत अच्छी मुहिम का आगाज़ हुआ है, ये कैसे आप देही इलाकों तक, गाँव तक, कस्बों तक, मोहल्लों तक, बस्तियों तक, आबादियों तक कैसे पहुंचाएंगे इस पैगाम को? देखिए, पहले तो 2 चीजें होती है इसमें जी। एक तो शादी होने से पहले तय होती है बात, उसको रोकना है। और दूसरा, शादी होने के बाद डिमांड शुरू हो जाते हैं और जिसमें जो दे नहीं सकते उन पे जुल्म होता है जी। तो हमने ये तय किया, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं रुकन भी हूँ और साथ साथ अंजुमन इस्लाम का मैं सदर हूँ, जिसमें 1,10,000 बच्चे पढ़ते हैं। हमने हमारे स्कूल्स में टीचर्स को लेके एक मुहिम शुरू की है कि अवेयरनेस शुरू कर देते हैं मोहल्ले मोहल्ले में। तो इसको कामयाब करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे जाना होगा। और ये ज्यादतियां सिर्फ पैसे वालों में होती है ऐसा नहीं है, मिडिल क्लास में भी होता है और गरीब से गरीब लोगों में भी होती है। कि गरीब के लोगों में कहा जाता है कि मेरे को स्कूटर नहीं दिया तो मैं नहीं। सर, मैं आपसे जानना ही चाह रहा था कि इसके लिए क्या मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा आपका, कैसे अवामुन्नास तक, लोगों तक आप ये अपना पैगाम, मैसेज पहुंचाएंगे, बेदारी मुहिम कैसे पहुंचाएंगे? हमने एक पैगाम ऐसा शुरू किया है कि अच्छे लोगों से वीडियो रिकॉर्डिंग की है, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ग्राउंड रूट लेवल पे जितने एनजीओज हैं, महाराष्ट्र का एग्जांपल लीजिए आप, तो समझिए मुसलमान के बहुत सारे एनजीओज हैं, जो सोशल एनजीओज है, एजुकेशन है और कल्चरल एनजीओज है, रिलीजियस एनजीओज है। ये सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और इस मूवमेंट को आगे ले जाना पड़ेगा। सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गाँव में भी जाना होगा।
तो हमने इसका एक ब्लूप्रिंट बनाया है। और अनफॉर्चुनेटली अभी पेंडेमिक वापस जोरों से शुरू हो गया है, तो फिर थोड़ा वक्त इसको लग जाएगा जी। लेकिन एक ब्लूप्रिंट इस तरह बनाया है कि कहाँ कहाँ टारगेट करना होगा, किस जगह करना होगा, क्योंकि एक सर्वे भी करेंगे हम मोहल्ला मोहल्ले में, और ये ढूंढ के निकालेंगे कहाँ ज्यादती की, उसकी वजह क्या है, और जिन्होंने किया उनको बाइकआउट किस तरह किया जाए, तो एक सबक मिलेगा उनको। ज़हीर सर, चूंकि मैं आपसे सवाल इसलिए ज़्यादा कर रहा हूं क्योंकि आप बोर्ड के रुकन हैं और आप पर बड़ी जिम्मेदारी है कौम व मिल्लत की रहनुमाई की। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एमएच खान साहब, सियासी तज्ज़ियाकार हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जो बड़े उलेमा है ना, वो किसी गरीब की बेटी में की शादी में शिरकत करना पसंद नहीं करते। निकाह पढ़ाना तो दूर की बात है, वो बड़ी बड़ी शादियों में जाते हैं, जो बड़े बड़े होटल्स में शादियां होती हैं। बड़े बड़े जनाब हैं, अल्लामा हैं, हुजूर हैं, अकाबरीन हैं, रहनुमा हैं, रहबरान मिल्लत हैं, जो बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, जो अखबारों में टीवियों पर छाए रहते हैं। मेरा सवाल ये कि क्या वो भी गुरबा और मसाकीन के घरों की बेटियों की शादियों में शिरकत करने की भी पहल करेंगे? करना चाहिए। नहीं करना चाहिए नहीं, क्या इस पर कोई कुछ लाहे अमल तय हुआ कि इस निकात पर कोई बातचीत हुई है? बोर्ड की 3 रोज़ा मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग हुई है? जी हाँ, वर्चुअल मीटिंग हुई है और बोर्ड ने शायद ये भी तय कर लिया है कि हर मसाजिद में ये जो मैसेज है इसको पहुंचा दें, और वो कोई ना कोई एक मैकेनिज्म होगी कि अपने उलमा लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं या वो बड़े बड़े लोग क्या जा रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ी नजर रखनी होगी। नहीं तो अगर ये पहल नहीं होती है और बड़े उलेमा छोटी शादियों में नहीं जाते, बड़ी शादियों में जाते हैं, तो उसके खिलाफ क्या होगा फिर? उनके खिलाफ तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन एक अवेयरनेस। नहीं, उस कदम के खिलाफ। मैं किसी आलिम के, किसी मौलाना के, किसी मौलवी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। इस कदम के खिलाफ क्या अगला कदम होगा बोर्ड का? बोर्ड का अगला कदम, अभी बोर्ड ने इस मामले में ये तय नहीं किया कि बड़े मौलाना इधर जाके, इतना डिस्कशन तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर होता है इस तरह से तो बोर्ड कोई ना कोई किसी तरह से एक डायरेक्टिव तो इशू कर लेंगे। ठीक है सर। ये इतना ज्यादा नहीं होता ये बात, ये बहुत कम होते, बड़े लोग है कितने गिन चुके, लेकिन नहीं, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा होती है सर। ये बात बहुत होती है कि कोई गांव का शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि फला जनाब मेरी बेटी की शादी में आएंगे और निकाह पढ़ाएंगे। बुलाना, दावत देना तो दूर की बात है, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता ना। ये हालात हैं। नहीं, इसको कहीं ना कहीं रोक लगानी होगी, इसमें कोई शक नहीं तो डिस्पैरिटी तो रह जाएगी ना। बिल्कुल सही है। नहीं तो इस पर रोक लगाने के लिए क्या मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला होगा? क्योंकि जो बोर्ड के मेंबरान हैं, जो बोर्ड के सदर हैं, जो बोर्ड के नायब सदर हैं, वो तो बड़े बड़े अल्लामा है ना जी। तो क्या वो लोग मुत्तफिक होंगे? होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ और सब लोग इसी मिजाज के हैं, जो बोर्ड में जितने लोग हैं वो जरूर। लेकिन लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नाराज बहुत रहते हैं ज़हीर साहब, कि लोग कहते हैं कि कौम व मिल्लत के लिए कुछ भी नहीं किया और इतना बड़ा बोर्ड बनाकर बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौम के जो बहुत मुश्किल मसाइल आते हैं तो सबसे आगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही रहता है, और उनके जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी दायरे में रह के काम करना होगा। पर्सनल लॉ बना था इसीलिए ना, अपने पर्सनल लॉ की। 3 तलाक की अगर हम बात करें, 3 तलाक पर खुद उम्मत बटी हुई थी, तो बोर्ड एक फ़िरक़े की नुमाइंदगी कर रहा था, दूसरे फ़िरक़े के लोग जो अहले हदीस हैं, सलफ़ी हज़रात हैं या शिया हज़रात हैं, उनके यहाँ 3 तलाक नहीं है। तो सलफ़ी और शियों का कहना था कि बोर्ड हमारी नुमाइंदगी नहीं करता, कुछ खास लोगों को बैठा दिया गया है बोर्ड में। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि बोर्ड के अंदर सब मसलक के लोग हैं और सलाफ़ी हज़रात भी थे और सब यूनानिमस डिसीजन हुआ था इस मामले। नहीं तो वो तो 3 तलाक के खिलाफ थे पहले से ही। नहीं, बोर्ड का डिसीजन यूनानिमस था, सब मसलक एक साथ में रहे इस मामले में। कहीं बोर्ड के आप ये देखिए मीटिंग्स के बाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो देखिए ना, सब लोग थे इसमें। नहीं, अवामी सतह पर बोर्ड में कौन नुमाइंदगी कर रहा है किस फ़िरक़े की, ये मौजू की बात नहीं है। अवामी सतह पर जो लोग ना इत्तेफाकी जाहिर कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि भाई हमारे मसलक में है ही नहीं। अहले हदीस कह रहे थे हमारे यहाँ 3 तलाक है ही नहीं, और ये 3 तलाक के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में गए
बोर्ड के अंदर सभी मसलक के लोग हैं, सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन है, और उसमें दूसरे भी लोग हजरात थे, एडवोकेट्स थे, हर मसलक के लोग थे, सब यूनानिमसली इसको डिसाइड किया, वहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और भी सवाल करेंगे और भी गुफ्तगू करेंगे, आपसे और भी इस्तिफादा करेंगे। एमएच खान साहब भी हमारे साथ हैं। एमएच खान साहब, एक शिकायत होती थी कि उलेमा नहीं निकलते, उलेमा नहीं बोलते, उलेमा नहीं सामने आते, लेकिन अब पहली बार देखा जा रहा है कि देर ही सही लेकिन उलेमा बेदार हुए और कौम की बेदारी के लिए उन्होंने मुनज़्ज़म तौर पर एक तहरीक का आगाज़ किया है। तो अब ये सवाल तो बेमौजू हो जाता है, बेमानी हो जाता है सर। नहीं, मैं आपसे कर अभी मेंबर है, किसी बात को ऐसा होना चाहिए, ऐसा अगर करता है तो नहीं होना चाहिए, ये कोई चीज इन्होंने डिसाइड नहीं किया। 3 तलाक जब आया तो 3 तलाक पर ये 17 साल से कुछ नहीं कर पाए। आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में 3 तलाक पर 40 कोड़े पड़ते थे। आपने कम से कम इतना तो कर दिया होता कि अगर 3 तलाक कोई देगा तो उसको 1 साल का जुर्माना हो। ये आज तक 3 तलाक के मसले को हल नहीं कर पाए हैं। आज तक समाज में, मुस्लिम समाज में, ये मैसेज नहीं जा पाया है कि 3 तलाक देना गुनाह है, गलत है और इसके लिए सजा मिल सकती है। आज तक नहीं कर पाए। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ये मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। सिर्फ ये एक जमात से खड़ी। अब शिया हजरात जो है वो अलग पसंद बोर्ड बना लिए, सुन्नी हजरत अलग पसंद बोर्ड बना लिए, महिलाओं का साइस्ता अंबर है वो अलग महिला पसंद बोर्ड बना लिया। किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, किसकी, और क्या फैसला किया आपने आज तक, तो बताइए ना मुझे, फैसला तो बताइए क्या किया आपने। आप अभी भी दहेज के मामले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे। लेकिन खान साहब, कोई एक तंजीम तो है जो हर मुद्दे पर, मुसलमानों के मुद्दे पर निकल कर सामने आती है और कानूनी तौर पर वो लड़ाई लड़ती है। 3 तलाक पर उसने पूरी लड़ाई लड़ी, अपनी दलीलें पेश की। ये अलग बात है कि दलील पेश करने में जो पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील थे वो गलत दलीलें पेश करते थे। आप मेहदी साहब कोई लड़ाई नहीं लड़ी, फिर सिर्फ कानून के लिए वकील खड़ा करते रहे, अपनी राय कोई नहीं दी कि हम 3 तलाक पर ये करने जा रहे हैं। अगर 3 तलाक पर सरकार बिल ले आई थी तो उसमें यही अमेंडमेंट करा देते कि अगर 3 तलाक को देगा तो 1 लाख रुपया जुर्माना होगा, जेल तो अलग होगी। ये भी नहीं करा पाते, ये कुछ करा नहीं पाते हैं। दिक्कत तो ये है, ये सिर्फ शो है। हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों के नाम पर एक दुकान चल रही है और कुछ नहीं है। किसी मसले पे कोई काम नहीं कर पाते हैं। ये दहेज के ऊपर जो लोग क्या नाम है मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, इस पे कौन सा आदमी पर्सनल लॉ बोर्ड तक पहुंचा जा, बता दीजिए मुझे। नहीं, अब तो उन्होंने मुहिम का आगाज कर दिया ना। आयशा मामले के बाद पूरी कौम बेदार हुई और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही तो निकल कर सामने आया, उसी ने तो आगाज किया। मीटिंग का सोचा है मेहदी साहब, ये मीटिंग का सोचा है कि मीटिंग किया हमने बढ़िया से, उसमें कोई हवाई जहाज से आया, कोई हेलीकॉप्टर से आया, बैठे मीटिंग किया, अपने अपने घर चले गए। कौम मर रही है, क्या कर रही नहीं कर रही, जो जिनका तलाक हो जा रहा है उन लड़कियों के लिए क्या किया इन्होंने, आप बता दीजिए मुझे। ये बहुत गलत मुद्दा है कि जिनका तलाक हो गया, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, उसके लिए पर्सनल बोर्ड ने कौन सा कदम उठाया। कितने विधवाओं को इन्होंने पेंशन बांटा, कितने ऐसे लोगों को जिनके पास खाने को नहीं है, औरतों को अपने अडॉप्ट किया आपने। अरे कोई कॉलेज तक तो खोला नहीं आपने, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज तक तो खोला नहीं आपने, कहीं ऐसा नहीं किया आपने कि जिससे कौम आगे बढ़ सके, तालीम हासिल कर सके, जिहालत खत्म हो जाए हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान के मुसलमानों की जिहालत को खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले तालीम पे जाना पड़ेगा, और तालीम जब आ जाएगी तो सब लोग अपना अपना करेंगे। मैंने देखा इसी में शादी में कि कॉफी और बिस्किट, सिर्फ कॉफी और बिस्किट पिलाया गया और लोग निकाह करके चले गए, आवाज भी लड़के लड़की खुश है। तो ये आपमें एक मिसाल होती है। आप ये कहने से, मीटिंग से नहीं होगा, आपने वॉलंटियर लगाने पड़ेंगे, आपको गाँव घूमना पड़ेगा और सल्फोन देना पड़ेगा, तब और दीन के नजरिए से आपको बताना पड़ेगा कि इसमें अल्लाह का रसूल नाराज होता है। या आप लड़के घर में चाहिए तो जितने कम से कम लोग हो जाइए, वलीमे में जितना जो कुछ करना आप कर लीजिए। ये मैसेज ही दे पाते हैं। मैं आपको मेहदी साहब साफ बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं पब्लिक में रहता हूँ, पब्लिक की बात में। ठीक है सर। इकरा कुरैशी जी, अभी जहीर काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं, मेंबर हैं।
वो कह रहे थे कि इस मुहिम को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए एनजीओज का सहारा लेंगे, सामाजिक कारकुनान का सहारा लेंगे, सोशल एक्टिविस्ट का सहारा लेंगे। तो क्या आप इसमें एक कदम आगे बढ़कर पसंदीदा बोर्ड के लोगों से राब्ता करेंगी इस मुहिम को और आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, मैंने तो अपनी बात ही इस बात से शुरू की है और मैं इसको अप्रिशिएट करूंगी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये इनिशिएटिव लिया। और मैं चाहती हूँ कि मुझ जैसे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, खास करके लेडीज, क्योंकि इस मसले पे अगर औरतें बोलेंगी तो उनकी वॉइस में एक अलग ही ताकत होगी। तो मैं अगर मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली उन लोगों के साथ काम करूं तो मैं तैयार हूं। और वैसे तो मैं अपने लेवल पे फ्रीलांसिंग के तौर पे इस पे काम करना ऑलरेडी शुरू कर चुकी हूँ। और जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि मेरा मतलब कहा तो ये जाता है कि देना लेना दोनों ही गलत है, लेकिन मेरा जो फोकस है, जो मेरे जहन में बातें हैं, वो देने वालों पे जाता है कि देते ही क्यों हैं। तो इस तरह से एक जहेज के अलग अलग तरीके अब सामने आ रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि सब जहेज नहीं चाहिए, हमें लड़की जो हो वो वर्किंग हो, काम करने वाली हो, अगर वो जॉब कर रही है, प्रोफेशनल है, तो ये भी तो एक अंदाज है, इसको भी तो रोकना होगा। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि टीवी और फ्रिज या फर्नीचर ही जहेज में आए। इनफैक्ट जो सेरेमनी होती है, जो अब शादी और वलीमे के अलावा जो हजारों किस्म के प्रोग्राम्स का एक सिलसिला शुरू हो गया है, या ये जो आपने बात करी कि लड़की वर्किंग हो, जॉब में हो, और यहाँ तक कि सुनने में आता है कि अच्छा है अगर सरकारी नौकरी हो तो कम से कम नौकरी पक्की होती है। तो असल में लोगों के जहन से ये निकालना है कि शादी है, बिजनेस डीलिंग नहीं है। आपको एक अपने बच्चे की, अपने औलाद की, फैमिली को बसाना है, आपको कोई डील नहीं करनी है। तो उसके जो जो किस्म सामने आते जाएंगे उन पे काम करना पड़ेगा। और ये बात सच है कि सिर्फ फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा बहुत ही क्रिएटिविटी लोगों के जहन में आ गई है, डिमांड करने की और देने की भी। लोग ये भी कहते हैं कि साहब आप हमें जहेज मत दीजिएगा, हमें कुछ कुछ नहीं चाहिए, हमारे बारातियों का ख्याल रख लीजिएगा। जी, मैं बता रही हूँ ना, इतने क्रिएटिव हो गए हैं दोनों, देने वाले भी और लेने वाले भी। कि अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक केस आया था कि उन्होंने साफ ये कहा है कि हमें एक चीज नहीं चाहिए, कोई आइटम नहीं चाहिए, लेकिन लड़का फ्लैट में रहता है किराए के, तो किसी ना किसी तरह से करके एक फ्लैट दिलवा दो। मतलब घूम फिर के आती तो बात ऐसी ही है ना कि आप कुछ डील कर रहे हैं, रिश्ता बनने वाला। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट मुझे अब नजर नहीं आता जिस तरह की, जिस किस्म की शादियां हो रही हैं। एक तरीका ये भी है कि मैम, ये लड़की वाले ये भी तो देखते हैं कि लड़के का कैरेक्टर नहीं देखेंगे, उसकी तालीम नहीं देखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे, उसकी दौलत देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, उसका बैंक बैलेंस देखेंगे, और चाहे उसका कैरेक्टर जैसा भी हो। ये भी तो एक तरीका है लड़कियों वालों का। जी बिल्कुल, ये है, आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो लास्ट प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया था उसमें भी आपने इस बात का जिक्र किया था, मैंने माना था। इसी बात के को लेके मैं ये कहती हूँ कि जो अवेयरनेस का काम है, जो काउंसलिंग का काम है, वो लड़के और लड़की वालों दोनों के साथ एक साथ करने का होता है। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई केस आ रहा है जहाँ डिमांड हुई है और बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, आपने खाली उनसे बात करी, अरे भाई ऐसे करो, एनजीओ के पास जाओ, केस कर दो, जो दूसरी पार्टी है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। व्हेन इट्स अबाउट अवेयरनेस एंड काउंसलिंग, इसीलिए मैं कहती हूँ जो दोनों पार्टीज होती हैं उनको एक साथ बात करनी होती है, एक साथ बुला के आमने सामने बिठा के। अच्छा मैम, अब कानून जो बन गया है हिंदुस्तान में 3 तलाक का, उसका भी तो बेजा इस्तेमाल लड़की वाले करते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाकर वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है लड़के वालों के साथ कि साहब ये इस मुल्क में तो लड़कियों के हक में कानून है, वो ज़रा भी कुछ बात हो गई तो कोई सुनवाई नहीं है। तो इसका भी बेजा इस्तेमाल हो रहा होगा सोसाइटी में। बिल्कुल होता है। आप अगर मुझे और थोड़ी सी पावर मिले या मुझे और थोड़ा सा कोई प्लेटफॉर्म मिले, तो अगर एक तरफ विमेन सेल है तो मैं तो मेन सेल भी खोलने को तैयार हूँ। और मेरा तो शुरू से, मैं तो जब से मैं इस करियर में आई हूँ काउंसलिंग के, मेरा तो शुरू से कहना यही है कि जरूरी नहीं है सिर्फ औरतों को ही काउंसलिंग की जरूरत है। इतने अजीब अजीब केसेस होते हैं जहाँ मर्द एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं। जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमें दोनों तरफ से सुनना और समझना पड़ेगा और दोनों तरफ समझाना भी पड़ेगा। तो लेना देना, काउंसलिंग, विमेन सेल, मेन सेल, हमें मतलब बहुत जबरदस्त लेवल पे इक्वालिटी पे काम करना है।
ठीक है मैम, आपसे हम लगातार बात करते रहेंगे। हमारे साथ ज़हीर काजी साहब भी लगातार बने हुए हैं। ज़हीर साहब, अभी आपने एम एच खान साहब को सुना, बहुत नाराज़ हो रहे थे। उनका नाराज़ होना भी जायज़ था और कौम और मिल्लत के ज़्यादातर लोगों की यही आवाज़ है जो एम एच खान साहब की आवाज़ थी। वो सवाल करते हैं कि बोर्ड ने आज तक किया क्या? कोई हॉस्पिटल खोला, कोई तालीमी इदारा खोला, कोई इंस्टीट्यूशन खोला? शायद मेरे ख्याल से वो राब्ते में नहीं है, उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। एम एच खान साहब, क्या वजह आपको लगती है कि 3 तलाक दर्जन भर मुस्लिम मुल्कों में नहीं है? हिंदुस्तान में भी 3 तलाक के ख़िलाफ़ सख्त कानून आ गया है, उसके बावजूद सोसाइटी में, समाज में 3 तलाक का सिलसिला रुक नहीं रहा है। मैं तो ख़बरें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी और ज़्यादा कसरत हो गई है और ज़्यादा तेज़ी से ये हो रहे हैं अब तो। मेरे साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मुस्लिम समाज में तालीम बहुत तालीम जोर नहीं दिया गया। अब इस्लाम कायम हुआ, नमाज कायम होने के 12 साल पहले फर्ज किया गया तालीम को, हासिल करो। अब तालीम 12 साल के बाद फिर नमाज किया गया। तो हमारा मुस्लिम इदारा है या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है कि तालीम की तरफ ध्यान देता ही नहीं है। ये तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, मदरसे खुले हुए हैं, मदरसों में हाफिज होते हैं, वो उनसे 15वें पारे का मालिक पूछ लीजिए तो उनको पता नहीं है। वो हाफिज हो जाते हैं बेचारे, 1200-1500 रुपए में तनख्वाह पे कहीं इमामत करते हैं, उनको क्या मिलता है? आप ऐसी तालीम, एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन दीजिए। जब आप नहीं देंगे खान साहब, तो क्या तालीम का कोई मेयार है कि दुनियावी तालीम हासिल होगी तभी इंसान तालीम याफ्ता कहा जाएगा? या दीन की तालीम भी तो इंसान को बेहतर ज़िंदगी, निज़ाम हयात, बेहतरीन तरीक़ाकार सिखाती है। तो अगर कोई मदरसे से पढ़ा हुआ तालिब इल्म हाफिज़ बनता है, कारी बनता है, मौलवी बनता है, मौलाना बनता है, तो वो भी तो तालीम याफ्ता है ना सर? नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, यही मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरी साहब, आपकी बात तो बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। सिर्फ वो हाफिज मौलाना ही बनता है। अगर उससे कह दीजिए मैथमेटिक्स का सवाल जवाब दे दे तो नहीं दे पाएगा। हमारे वहाँ हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है, इस्लाम हिस्ट्री क्या है ये नहीं पढ़ाई जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3 तलाक होता था कि नहीं, कैसे होता था, शादियां कैसे होती थी, इसकी बात चर्चा नहीं होती है। जुमे के दिन तकरीर होती है, वो किताबों में जो पढ़ी, अरबी में पढ़ी होती है, वो पढ़ के सुना देते हैं। अब क्या चीज होती है वो ना कौम को समझ में आती है। जुमे के दिन खुतबा भी तो होता है, वही जिस इमाम की बात आप कर रहे हैं, जो अइम्मा हजरात हैं मसाजिद के, वो पूरी कौम जब वो खुतबा इरशाद करते हैं, खुतबा जब खिताब करते हैं, तो वहाँ तो पूरी कौम बैठी रहती है ना। वहाँ पे तो बड़े बड़े दुनियावी तालीम हासिल किए हुए, दुनियावी इल्म हासिल किए हुए लोग उस इमाम की बात को गौर से सुन रहे होते हैं और मस्जिद से लेकर घर तक आते हैं, उसको अपने घर में अमल करने के लिए अहद बस्ता होते हैं। ये हकीकत नहीं है। देखिए, हकीकत ये है कि जो इमाम खुतबा देता है वो अरबी में देता है खुतबा। नहीं, खुतबा तो अरबी में दिया जाता है। खुतबे के बाद जो बयान होता है वो तो उर्दू में होता है ना। वो तो जो हालात हाजरा जो चल रहा होता है, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उस पर गुफ्तगू होती है, ज़माने के हालात पे गुफ्तगू होती है। ये तो हर मस्जिद में होता है मेरे ख्याल से। मेहदी साहब, मैं चैलेंज करता हूँ, आप सर्वे करा लीजिए। आपका टीवी चैनल बहुत बड़ा चैनल है, इससे सर्वे करा लीजिए कितनी मस्जिदों में ये खिताब के बाद ये भी बात कही जाती है। कभी ये बात कही जाती हो कि हाँ आप 3 तलाक दीजिएगा तो ऐसा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शादियां ऐसे होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को जहेज में क्या दिया गया था, ये सब बातें लोगों को नहीं पता है। अगर आप इस तालीम को इस्लामी तालीम के दायरे में आप ले आएंगे, जिसमें अल्लाह का रसूल का दर्द, खौफ और मोहब्बत होगी, तो आदमी शिरकत नहीं करेगा। लेकिन अगर आप खाली ऊपर सतही बातें करते रहेंगे तो लोगों को समझ में आता है 2 रकात नमाज पढ़ी, जुमे की जगह और बाकी नमाजें छोड़कर लोग चले जाते हैं। कहाँ होता है? इस पर जोर देना पड़ेगा कि आप दीनी तालीम के साथ साथ और टेक्निकल तालीम भी दीजिए। आप मैं टेक्निकल तालीम की जरूरत नहीं है, टेक्निकल तालीम के साथ साथ दीनी तालीम बहुत जरूरी है। कुरान की एक आयतों का माने मालूम होना जरूरी है। यहाँ पर एक बताइए कोई मदरसा बना हो जो अरबी मीडियम से बच्चे पढ़ रहे हो?
अरबी मीडियम से बच्चे कोई नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, अरबी मीडियम, तमाम मदरसे अरबी ही मीडियम होते हैं। अरबी की पूरी ग्रामर पढ़ाई जाती है, अरबी के कायदे से लेकर कुरान शरीफ तक जो मदरसों में जो तालीमी निज़ाम है वो तो अरबी तो पढ़ के आते हैं लोग मदरसों में। अरबी मीडियम पढ़ाए जाते हैं। लखनऊ में तो मैं जानता हूँ कोई एक मदरसा नहीं है जिसमें अरबी मीडियम पढ़ाया जाता है। अगर आप आइए, आप यहाँ लखनऊ का जो आपका जो भी आपका आदमी है भेजिए, मैं सारे मस्जिदों में और सारे मदरसों में मैं सर्वे करा दूंगा, आपके पास डेटा आ जाएगा। नहीं, अरबी का कायदा नहीं पढ़ाया जाता, अरबी के उसूल नहीं पढ़ाए जाते, अरबी की ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती। कुरान शरीफ के फिर उसकी तिलावत कैसे होती, तरतील कैसे होगी अगर अरबी नहीं जानेगा कोई तो? अरबी पढ़ने के लिए कायदा पढ़ाया जाता है कि अरबी पढ़ लीजिए आप, अरबी के माने नहीं पढ़ाए जाते हैं। नहीं, उसके मफहूम और माने भी तो पढ़ाए जाते हैं कि कैसे अल्फाज जुड़ते हैं, एक अल्फाज कैसे, इसके मानी क्या होते हैं, ये भी तो बताया जाता है। माने, यही तो तकलीफ है, माने पढ़ा दिया जाए और कुरान की सारी बातें बता दी जाए तो ये सब मसले हल हो जाए, कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन मदरसों के अलावा भी बहुत से इज्तिमात होते हैं, अलग अलग शहरों में इज्तिमा होते हैं, इस्लाह मुआशरा जलसा होता है और मैं देखता हूँ कि बड़ी कसरत से हो रहा है। कौम बहुत बेदार हो गई है, उलमा किराम अलग अलग गाँवों में, कस्बों में, शहरों में जाते हैं, इज्तिमा, इस्लाह मुआशरा जलसा, इसकी कसरत रहती है। नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो गांव देहात से भी हमारा ताल्लुक है और शहर से भी है। मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ वो जमीनी हकीकत कह रहा हूँ, ये हवाई बात नहीं कह रहा हूँ। लोगों को जोड़ दिया था कि जो जमात वाले निकलते हैं कहते नमाज पढ़ो, महीने के लिए 2 महीने के लिए ले आए जमात में, नमाज पढ़ाया, उधर बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ है, दवा नहीं खाया और बीमार है, उनको कौन देखने वाला है। नमाज तो प्राइमरी हेल्थ है, प्राइमरी मदरसे में ही नमाज की तालीम दे दी जाती है। नमाज कैसे, लेकिन जो जमात के लोग होते हैं उनसे आप बात करिए तो वो नमाज के अलावा भी जिंदगी के उसूल पर भी बात करते हैं, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करते हैं। वो उनका बात करने का अंदाज ही बड़ा मुतासिर करने वाला होता है। जब वो किसी से मिलते हैं, किसी को दावत देते हैं, तो उनके बात करने के अंदाज से ही इंसान उस तरफ राग़िब हो जाता है कि नहीं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम भी इनके साथ एक हफ्ता गुजारेंगे, जमात में जाएंगे, इज्तिमा में जाएंगे, वहाँ कुछ हासिल करके आएंगे। देवंदी साहब सुनिए, मुझसे भी लोग बात करते हैं जी, मैं भी समझता हूँ किस लिए, अब कहाँ से आए हो आप, आपके माँ कौन है, आपकी बीवी है कि नहीं है, आपके बच्चे है कि नहीं है, किसके हाल तो क्या है, अब क्या काम करना चाहते हो। देखिए ये सब बातें जो है ये कितने साल पहले बनी जमात, ये 75 साल पहले जमात बनी, तो जमातें क्यों थी। ख्वाजा गरीब नवाज ने जमात नहीं बनाई, मौला अली मुस्तफा ने कोई जमात नहीं बनाई, मौला हुसैन ने कोई जमात नहीं बनाई, जो कुरान में था उसी पे चले। यहाँ तो जमातियों में तो एक फिरका ऐसा है जो कलम अहले-बैती को नहीं मानता है, मौला अली मुस्तफा को नहीं मानता है, गौस पाक को नहीं मानता है, तालीम क्या देते हैं, बिल्कुल भटके हुए लोग हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, 50-50 लाख की। नहीं, ये आपकी राय हो सकती है, आपकी राय हो सकती है भटके हुए, लेकिन लोग कहते हैं कि मौलाना इलियास कंधालवी ने जब 1927 में इसकी बुनियाद रखी थी, तब से लेकर अब तक कौम में बहुत बेदारी आ गई। लोग गांवों में वज़ू का तरीक़ा तक नहीं जानते थे, वाजिबात हराम और हलाल नहीं जानते थे। लोग कहते हैं, बड़े दावे के साथ कहते हैं कि जमात ने इनकलाब पैदा कर दिया है मिल्लत में। इस मेहदी साहब, इस जमात के लोगों में से यहाँ लखनऊ में एक जगह है इंदिरा नगर, वहां पर एक लड़का जमात का आदमी जो है वो आतंकी गतिविधियों पकड़ा गया था। नहीं तो नहीं, ये तो इल्जाम वाली बात हो गई। अब अगर कोई ऐसा निकल जाता है तो पूरी जमात उसके लिए थोड़ी जिम्मेदार है। कुछ नहीं, आप देखिए, आप माँ बाप का फर्ज को हटा देना चाहते हैं क्या। आपके बाप 80 साल के हैं, माँ 70 साल की है, उनको छोड़ के आप जमात में जाना 3 महीने के लिए। सबसे बड़ी खिदमत तो माँ बाप की सेवा खिदमत करना है, माँ बाप को छोड़ के आप जमात में जा रहे हैं। लेकिन ये भी तो बहुत बड़ी सुन्नत है ना कि अल्लाह के पैगाम को आखिरी इंसान तक पहुंचा दो। ये भी तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, बहुत बड़ी सुन्नत भी है। चले जाओ, किस कुरान में किस हदीस बताइए हमको कि अपने बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़ कर चले जाओ, बीमार हैं चाहे कुछ भी है। ये कोई तरीका नहीं है। आप मदरसे भी कायम कर रहे हो, मदरसे में आप नई चीजें लाइए, नई चीजें बढ़ाइए, लोगों को बेदार करिए। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है कि हाँ आप जो है घर में बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया आपने, अब उन दवा के लिए भटक रहे हैं,
और क्या खाने के लिए भटक रहे हैं, कुछ नहीं, आप अल्लाह के राह में चले गए, कह रहे अल्लाह। ठीक है सर, ठीक है सर। तो हमारी थोड़ा सा डिरेल हो रही है डिबेट। हम बात कर रहे थे आज जहेज पर। तो आपको ये लगता है कि शायद ये मुहिम कामयाब नहीं होगी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जैसे हर बार एक मुहिम होती है उसी तरह से ये भी मुहिम साबित होगी? इकरा कुरैशी जी, आपको क्या लगता है? अभी आपने बात सुनी होगी, इमेज खान साहब की बात सुनी होगी, आपको क्या लगता है कि ये जो लानत है, ये जो अजाब है जहेज का या पैसों के लेन देन का, ये जो मजहबी रहनुमा है वही इस लानत को ख़त्म कर सकते हैं या समाजी सतह पर बेदारी की, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है इकरा कुरैशी जी? जी, अब आ रही है, बीच में रुक गई थी जी। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अभी आपने इमेज खान साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, उनका नज़रिया बिल्कुल अलग है, बहुत बेबाक नज़रिया। उन्होंने बेबाकी के साथ सब मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो जहेज़ का अजाब है, लानत है, ये क्या मजहबी रहनुमाओं से ही हल हो पाएगा, उन्हीं लोगों से ये ख़त्म हो जाएगा, या समाजी सतह पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? नहीं, ये किसी एक तरीके से तो नहीं जाने वाला, ये तो मैं कह सकती हूँ। इसमें तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट बराबर का जरूरी है और बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा कि अगर दोनों किसी पॉइंट पर मिलकर इस पे कुछ काम करें, क्योंकि फिर उस बात में तासीर ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये एक तबका या एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसको जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं ले सकता। लेकिन लोग शक जाहिर कर रहे हैं इकरा जी, लोग शक जाहिर कर रहे हैं, जैसा भी इमेज खान साहब भी कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी तक कोई ऐसा काम कामयाबी तक की मंजिल तक नहीं पहुंचाया है, कोई भी काम नहीं किया है, तो ये भी उनका एक शोशा है। खैर मैं तो इसको अभी कुछ इसमें नेगेटिविटी ढूंढने की कुछ नहीं सोच रही। इनिशिएटिव लिया है, शुरू किया है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ वो लोग इसमें कामयाब हों और प्रैक्टिकली इसको करें। बाकी मैं तो अपना ही कह सकती हूँ, अपने से मतलब जो हम समाज सेवा कर रहे हैं या सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं वो अपना काम करते रहें। और मतलब मुझे लगता है कि ब्लेम गेम बहुत है मुसलमानों में, हर वक्त ब्लेम गेम पे बात आके क्यों अटक जाती है? ठीक है, तो सवाल वही है ना कि रहनुमाई नहीं है, कोई सही से कौम की रहनुमाई नहीं कर रहा है, कोई सही रास्ता नहीं दिखा रहा है, सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उम्मत बेयारो मददगार खड़ी है, किसी भी मसले पर अलग अलग तंजीमों की अलग अलग राय रहती है, तो उसी लिए लोग शक जाहिर कर रहे हैं कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ कहा है तो हो सकता है कि पॉलिटिकल गेन के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हों, सिर्फ ख़बरों में बने रहने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हों। जब ज़मीनी सतह पर काम करने की बात आएगी तो कदम किसी के दिखाई नहीं देंगे। हाँ, लेकिन मैं तो इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि मेरा इस चीज से ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट लगता है मुझे ये। मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपके सामने बैठी हूँ और मैं अपनी बात करूंगी। आप मुझसे 10 तरीके के सवाल कीजिए कि भाई आपने 15 साल में इस बारे में क्या किया या आपने अपने साथ किसको जोड़ा है। अभी जो जी ठीक है, जो से जुड़ेगी तो आप तैयार हैं या नहीं तैयार? ठीक है मैम, अभी जो केसेस आ रहे होंगे आपके पास, चूंकि आप 15 साल से काम करें, तो अभी क्या वजह हैं कि किन वजूहात के सबब तलाक के मामले ज़्यादा आ रहे हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी बर्बाद हुई पड़ी है लोगों की, इसकी अहम वजह क्या है? मेरे ख्याल से अगर आज हम जहेज के ही इर्द गिर्द बात करें तो ज्यादा जरूरी है क्योंकि मसले तो बहुत तरीके के हैं। और नहीं तो उसका सबसे बड़ा जो मसला है ना, सिर्फ जहेज के ही खिलाफ नहीं है, अवाम बेदार हो रही, इसका उसमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है वो इसीलिए कहा है कि जहेज मत लो, शादियों में फिजूल खर्ची मत करो, बहुत लेविशिंग शादी मत करो, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल होगी, तलाक नहीं होगा, घर में खुशी होगी। ये तमाम मुद्दे उसके इर्द गिर्द हैं, सिर्फ जहेज ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ जहेज ही एक मुद्दा है या और भी मुद्दे हैं? क्या वजह है, वही मैं आपसे जानना चाह रहा था। जी, जहेज को, एक तो ये पहली बात कि जहेज को आप उस तरह से मत समझिए कि वो कोई आइटम है, बस कुछ आइटम है गिनती की, फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि हम अभी क्लैरिफाई कर चुके हैं कि जहेज इज द होल कॉन्सेप्ट इन शादी, लेन देन, फीलिंग्स, बातचीत, उस सबको आप ये समझिए कि इस तरह की शादियां क्यों हो रही हैं।
इंसान की सीरत के बारे में क्यों नहीं बात होती, या लड़की के बारे में ये क्यों नहीं पूछा जाता? ये क्यों लोगों ने बैन कर दिया है कि लड़की साहब ये नहीं पूछ सकते कि उसको खाना बनाना आता है नहीं आता? क्यों नहीं पूछ सकते? वो एक फैमिली लेके बैठने वाली है, अगर ससुराल वाले ये सवाल कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई थी? इसी वजह से ये बिजनेस डीलिंग की तरह हो गई है, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चंस होने चाहिए दोनों फैमिलीज के बीच में, उनको खत्म कर दिया गया है। और चीजों की, गोल्ड की और ज्वेलरी की और इलेक्ट्रॉनिक्स की और गाड़ी की और फ्लैट की बातें करने लगे हैं लोग। तो मसले तो बहुत ज्यादा है। और मैं फिर रिपीट करूंगी शायद तीसरी बार इस प्रोग्राम में कि मेरा मेन फोकस है देने वालों पे। देने वालों ने लोगों की आंखें फाड़ रखी हैं। देने वाला क्या करे? देने वाला क्या करे जब उसको अपनी बेटी का, जब वो रिश्ता ढूंढने के लिए निकलता है, 2-4 लोगों से कहता है अपनी बिरादरी में, अपने समाज में, तो उसके पास इस तरह की फरमाइशें आती हैं ना, तो देने वाला क्या करे? मजबूरन कर्ज लेता है, इधर उधर से इंतजाम करता है। तो ये गलत है ना। इसी को तो कहते हैं कि कोई रेवोल्यूशन लाना। 2-4 फैमिलीज अच्छी, जिनकी बेटियां पढ़ी लिखी हो, स्ट्रांग हो, खूबसूरत हो, हर तरह से खूबसूरत हो, वो किसी तरह से रोक दें उनकी शादी के नहीं हमारी बेटी घर बैठेगी लेकिन हम लेन देन नहीं करेंगे। 4-5 लोग ऐसा कर दे सोसाइटी में। नहीं, ये हिम्मत कैसे कोई कर पाएगा? ये हिम्मत कैसे कोई कर पाएगा? कोई अपनी बेटी के लिए कैसे ये सोच लेगा कि नहीं हम इसको घर बिठा देंगे? शायद उसको रिश्ता ही ना मिले तो उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप भेड़ चाल तो नहीं कर सकते कि नहीं अब तो देना ही पड़ेगा। इसका मतलब आपने सोसाइटी में ये चीज एक्सेप्ट कर ली है। तो वही बात यही हो रही है मैम कि पूरी सोसाइटी को कैसे, पूरी सोसाइटी की जहनियत को, उसके ख्यालात को, उसके नजरियात को कैसे तब्दील किया जाए? जहनियत होगी तब्दील जब जो ऑलरेडी किसी स्टेटस पे लोग हैं, या आप मान लीजिए कि कोई लड़की है जो पढ़ी लिखी है, जो हर तरह से, हर लिहाज से लाजवाब है, और वो शादी अपनी मना करे या उसके पेरेंट्स शादी मना करे कि अगर मेरी बेटी को लेना है तो ऐसे ही लो, लेकिन तुमको कोई चीज इसके साथ नहीं मिलेगी या तुम इसके साथ कोई डीलिंग नहीं करोगे। 4-5 लोग सोसाइटी में कोई मेजर सा रेवोल्यूशन ले आए तो आप यकीन कीजिए ये कॉन्सेप्ट रुकना शुरू हो जाएगा। ये देने वालों ने असल में ज्यादा माहौल खराब कर रखा है। ठीक है। खान साहब, लोग हर बात में दीन और शरीयत का हवाला देते हैं, दीन की बात करते हैं। मैंने बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार नमाजियों को देखा है, लेकिन उनके खुद के मामलात बहुत बेहतर नहीं रहते। तो क्या शादियों के वक्त जो इस्लामी तरीक़ा है, लोग जहेज़ तो देते हैं, बहुत बढ़ चढ़कर अपनी बेटी को जहेज़ देते हैं, समाज में अपनी हैसियत का मुजाहरा करते हैं, सब कुछ देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन जायदाद में क्यों नहीं उसको हक देने के लिए तैयार होते? जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। बिल्कुल, बहुत मेरे मन की बात आपने कही जी। जब ये उलमा जब ये बात करते हैं, क्योंकि जायदाद में भी हिस्सा देना है, क्यों की बात करते हैं कि बेटों का है, इनका हो गया, उनका, बेटियों को देने की बात नहीं करते हैं। अब बेटियों को मिल भी नहीं रहा है, अपनी प्रॉपर्टी में बेटियों को बिल्कुल हिस्सा नहीं मिल रहा है। ये बहुत बात है। अगर ये हल हो जाए कि बेटियों अरे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा जी, आपको मैं सलूट करता हूँ। आपने इतनी अच्छी बात इस वक्त उठाई है जिससे मैं खुश हो गया कि क्या आप लड़कियों को अपने घरों में, अपने जायदाद में हिस्सा क्यों नहीं देते हैं भाई? बिल्कुल, इस्लाम कहता है आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल देते हैं, लड़की को अपना आई खाली खाना खाता पिलाया, एक जोड़े कपड़े दे दिया, पिला कर दिया आपने। ठीक है खान साहब, मैं आपसे बहुत सवाल करता, लेकिन अब चूंकि वक्त ख़त्म हो गया और आपने बहुत ही बेबाकी के साथ, हालांकि बहुत कम लोग इस तरह से बेबाकी से बोल पाते हैं ऐसे इदारों के ख़िलाफ़ और ऐसी क़यादतों के ख़िलाफ़ कि इस वक्त पूरी कौम मिल्लत में क़यादतों का बहरान है या क़यादतों की कसरत है। ये भी एक बहुत बड़ा बहस का मौजू, बहुत कम लोग इस पर बोलते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इकरा कुरैशी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी बेबाकी से अपनी राय रखी। ज़हीर साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगला बुलेटिन सलाम हिंदुस्तान देखिए मेरे साथ।